हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक दो न्यूज़पेपर्स की कटिंग लगी है। पहला टाइम्स ऑफ इंडिया है 6 सितंबर का। यहाँ पे लिखा गया इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड, सेक्शन 144 इम्पोज्ड इन हरियाणाज करनाल अहेड ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट कॉल। दूसरी है, ये पणजी की है कि विद सेक्शन 144 इन फोर्स इन स्टेट टूरिस्ट कैंसल कार्निवल प्लान्स। इट मीन्स क्या है कि धारा 144, आप बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि धारा 144 लग गई, धारा 144 लग गई। ये धारा 144 क्या है? ये सेक्शन 144 आम बोलचाल में बहुत बोला जाता है, लेकिन कौन से लॉ में इसका प्रोविज़न है ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ये वीडियो ना सिर्फ लीगल फील्ड के जो हमारे लीगल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, बल्कि जो किसी दूसरे फील्ड में है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। एमके लीगल शिक्षा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाता रहता है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो को। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नई वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, जब धारा 144 इम्पोज कर दी जाती है, यानी कि सेक्शन 144 इम्पोज्ड, तो पुलिस घूमती है। पुलिस किसी को कहीं पे भी ज़्यादा लोगों इकट्ठे नहीं होने देती है। आप ज़्यादा लोग बाहर नहीं घूम सकते हैं, जैसे कोविड में भी हुआ था। कभी कभी कंप्लीट आइसोलेशन होता है, कभी कभी कुछ लिमिटेड कंडीशंस के साथ होता है। तो आज हम जानेंगे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में धारा 144 सेक्शन 144 किसका है? CRPC। ये धारा वहाँ पे दी गई है। वहाँ का जो चैप्टर 10 है CRPC के चैप्टर 10 में मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, तो वहाँ पे इसके प्रोविज़न दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपको पता लगेगा कि धारा 144 क्या होती है, सेक्शन 144, और कौन से बेर एक्ट में इसका प्रोविज़न दिया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता है 1973। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब इसके बारे में पूरा जानेंगे। देखिए, धारा 144 दी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, ये चीज़ आपको पता लग गई। जब कभी भी कोई अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस होता है, एप्रीहेंडेड डेंजर होता है, यानी कि कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि यहाँ पे पब्लिक के साथ क्या हो सकता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ हो सकती है भाई? किसी रास्ते में, वे, रिवर, चैनल, पब्लिक यूज की जो चीज़ें हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, अनोयंस हो जाए, या फिर इंजरी टू लॉफुल एम्प्लॉयड पर्सन। भाई कहीं पे सरकार ने किसी को, एम्प्लॉयड को अपने क्या किया है, किसी काम में लगाया है, उनको इंजरी पहुंच जाए। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट आपके चारों तरफ खड़े रहते हैं। अब उनके साथ उनको कोई इंजरी पहुँचने की हो, भीड़ उनके ऊपर क्या कर दे, हमला कर दे, तब क्या होगा? तो ऐसे केसेस में आप क्या हो सकता है कि वहाँ उस एरिया में 144 लगा देंगे, भी कोई बाहर नहीं घूमेगा, 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, आदमी के जीवन में खतरा। अभी कोविड में क्या हुआ, ये सबसे बड़ा टॉपिक है अभी कोविड-19 में पब्लिक हेल्थ के लिए, ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए आपके ऊपर धारा 144 लगा दी गई थी। कहीं पे डिस्टर्बेंस है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, उस केस में कहीं पे राइट्स होने का चक्कर है, एफरे होने का है, ठीक है, बलवा हो सकता है, दंगे हो सकते हैं। राइट्स कहाँ पढ़ते हो इनके बारे में आप? IPC, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इस सेक्शन 146 में। और एफरे कहाँ पढ़ते हैं हम? IPC की धारा 159 में। आपको बताया गया चीज़ें क्या होती हैं। जब कभी इनके प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि ये प्रिवेंटिव नेचर भी है इसका, इट इज़ बोथ 144 जो है इसका नेचर प्रोहिबिटरी भी है और मैंडेटरी भी है। अब इन चीज़ों का प्रिवेंशन करना है तो आदेश दिया जा सकता है। अब आदेश देगा कौन, ये हम धाराओं में समझेंगे चीज़ों को अच्छे से कि कौन कौन आदेश दे सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपका DM, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अभी आसाम के एक शादी के प्रोग्राम में अभी DM साहब ने अपनी ज़्यादा पावर दिखा दी थी, तो आपको पता ही है क्या कुछ हुआ था, न्यूज़ में काफ़ी फेमस रहे वो। तो DM के पास काफ़ी पावर्स होती हैं वैसे, या फिर कोई SDM या अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, स्पेशली
एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशली एम्पावर कर रखा हो इनको। अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मीन्स व्हाट, तहसीलदार होते हैं ये सब, इनको अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर्स दे दी जाती हैं। और इनके पास क्या है, देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड। ऐसा नहीं है कि कभी भी लगा दें, कोर्ट ने बोला है कि इसको भी आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते जब तक आपके पास ग्राउंड ना हो। देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन। भाई 144 लगाने के आपके पास जेन्युइन रीजन होने चाहिए एंड, और उसके साथ में क्या है, इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडीज डिजायरेबल। भाई इमीडिएट प्रिवेंशन होनी चाहिए, भाई ज़रूरत है, अर्जेंट ज़रूरत है। डिजायरेबल है कि भाई अभी चाहिए, लेट हो जाएंगे नहीं तो, ऐसा काम है। देन सच मैजिस्ट्रेट, इनमें से जो मैजिस्ट्रेट भी ऐसा आदेश देगा वो क्या करेगा, रिटन ऑर्डर इशू करेगा एक। अच्छा, आपने जनरली सोचा होगा कि धारा 144 लग गई किसी पर्टिकुलर एक एरिया में, इस एरिया में लगा दी, ऐसा नहीं है। 144 का जो रिटन ऑर्डर होता है वो रिटन ऑर्डर आपको किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक हम पढ़ते हैं इसमें धारा 133 सेक्शन 133 है जहाँ पे हम कंडीशनल ऑर्डर पढ़ते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस को बचाने के लिए 6 कंडीशन है, तब कंडीशनल ऑर्डर दे सकते हैं। और जो 144 में ऑर्डर दिया जाता है वो एब्सोल्यूट होता है, ये याद रखिएगा पहली चीज़। तो रिटन ऑर्डर देगा मटेरियल फैक्ट ऑफ द केस। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस हैं कि विदाउट मटेरियल फैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस यू कैन नॉट इशू एन रिटन ऑर्डर अंडर द सेक्शन 144, यानी कि ये मैंडेटरी है। एंड सर्व्ड इन द मैनर, वो जाएगा किस तरह से, जैसे कि आप 133 का कंडीशनल ऑर्डर कैसे भेजते थे 134 में, वहाँ आप कहते थे कि हम इसको सम्मन में भेजेंगे, जैसा 61 से 69 में सम्मन का प्रोविज़न दिया गया है। उसी तरह से इसकी भी सर्विस की जाएगी, यानी कि उस तक ये आदेश पहुँचा दिया जाएगा। डीएम ने बोल दिया कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्या डायरेक्शन देंगे उस व्यक्ति को, एनी पर्सन, जो मैं कह रहा हूँ ना किसी इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं, टू एब्सटेन फ्रॉम सर्टेन एक्ट टू टेक सर्टेन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन प्रॉपर्टी। भाई किस लिए दिया गया है तुम्हें, कि या तो तुम ये काम नहीं करोगे, तुम वहाँ नहीं जाओगे, ठीक है। दूसरा क्या है, तुम्हारी जो है प्रॉपर्टी, तुम्हारा खेत है, तुम्हारा जो है प्लॉट है, इसमें तुम लोगों को इकट्ठा नहीं होने दोगे, यहाँ को जमा नहीं करोगे, हथियार नहीं रखोगे, कुछ और सामान नहीं रखोगे। इस प्रॉपर्टी का किस तरह से तुम्हें जो डायरेक्शन दी जाते हैं उस तरह से यूज करना है। फिर उस मैजिस्ट्रेट कब कर सकता है, अगर उस मैजिस्ट्रेट को कब लगेगा, रीज़न क्या होना चाहिए, अगर वो मैजिस्ट्रेट को लगता है, इफ मैजिस्ट्रेट कंसीडर दैट सच डायरेक्शन इज लाइकली टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट होगा वहाँ पे, जो हमने अभी बात की थी, ऑब्स्ट्रक्शन, अनोयंस, इंजरी टू पर्सन लॉफुल एम्प्लॉयड, डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, रॉयट, एफ्रे, इन सब को बचाने के लिए। देखिए सीधी सी बात है कि धारा 144 में सीधा एक एब्सोल्यूट ऑर्डर पास होता है। कंडीशनल ऑर्डर क्या होता है, ये आप पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। कंडीशनल ऑर्डर में एक मौका दिया जाता है उस बंदे को कि आप शो कॉज दो, ठीक है, और उसके बाद उसको एब्सोल्यूट करेंगे हम, तब उस पर एक्शन लेगा डीएम, एसडीएम या अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। बट 144 में ऐसा नहीं होता है। तो ये तो है कि कब होगा, व्हेन इट इज इशू। तो धारा 144 की उपधारा 1 सेक्शन 144 सब सेक्शन 1 डिस्क्राइब हाउ एंड व्हेन इट इज इशू। अब दूसरी बात आती है कि इसमें जो ऑर्डर है वो एक्स पार्टी किया जा सकता है। एक्स पार्टी कब किया जा सकता है, कानून का एक नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है कि अगर आप मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हो तो मुझे उसका इंटीमेशन मिलना चाहिए, यानी कि मुझे सम्मन, नोटिस कुछ आना चाहिए जिससे कि मुझे पता लगे कि भाई मेरे खिलाफ कुछ ऑर्डर पास हुआ है, आप ऐसे एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन दे दी है कि अंडर दिस सेक्शन इन केस ऑफ इमरजेंसी और केस वेयर द सर्कमस्टांसेस डू नॉट एडमिट। भाई हालात हैं ही नहीं ऐसे कि टाइम नहीं है नोटिस देने का, ठीक है, तो वहाँ क्या है, एक्स पार्टी डिक्लेयर हो जाएगा। एक्स पार्टी इन द सेंस क्या है, एक्स पार्टी का मतलब होता है कि भाई हम तुरंत एक्शन ले लेंगे, हम आदेश सीधा सा कर देंगे। जो हम पीछे कंडीशनल ऑर्डर को एब्सोल्यूट बनाते थे 137 138 में, तब जाके हम एक्शन लेते, तो वैसे हम यहाँ नहीं करेंगे।
और एक चीज़ और बता दूं आपको, एक्स पार्टी ऑर्डर भी ये टेम्परेरी नेचर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका धारा 144 भी टेम्परेरी है। ये 2 मंथ्स के लिए डीएम लगा सकता है और 6 मंथ तक गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड कर सकती है, और ये 6 में 2 भी इंक्लूड है। अब इस पे केस लॉ नोट कर लें, जो हमारे लीगल एस्पिरेंट है उनके एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा। मनोहर जी जोशी वर्सेस एसबी कुलकर्णी, 1989 का ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दैट एन एक्स पार्टी ऑर्डर पास्ड विदाउट एक्सप्लेनिंग हाउ द सिचुएशन वाज इमरजेंट। समझिएगा वर्ड्स को, कि आप इमरजेंसी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए हैं और आपने एक्स पार्टी कर दिया है। तो ऐसा जो नोटिस है, ऐसा ऑर्डर जो है, ऐसा एक्स पार्टी ऑर्डर क्या है, वो वहाँ पे मेंटेनेबल नहीं होगा। ये इस केस में कह दिया गया था। फिर आते हैं सब सेक्शन 3 पे। सब सेक्शन 3 में देखिए सीधी सी बात है कि ऑर्डर दिया, ये बता रहा है कि आदेश आप किस किस को दे सकते हो। अभी जैसे हमने जो कि आपका डाउट था ना किसी एरिया में लगती है, हम उस डाउट को अब क्लियर करेंगे। अब देखो ये ऑर्डर किस किस को जा सकता है। ये किसी इंडिविजुअल पर्सन को जा सकता है, इंडिविजुअल पर्सन को दिया जा सकता है। ये ऑर्डर दिया जा सकता है सभी पर्सन्स को। कुछ भाई एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो रिजाइड करते हैं इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया, इनको दिया जा सकता है। और तीसरा दिया जा सकता है पब्लिक को जनरली, जिसे हम आज तक समझते आए हैं कि धारा 144 लग गई भाई हमारे होम टाउन में, रोहतक में, सोनीपत में, हमारे यहाँ क्या हो गया, धारा 144 लग गई है। ये इन द जब पब्लिक जनरली दिया जाता है, तो ये जनरल दे दिया कि इस पर्टिकुलर जगह पे लग गई है, ठीक है भाई, ठीक है। या फिर दे दिया गया कि पर्टिकुलर एरिया, ये कॉलोनी, ये टाउन, ये इतने एरिया में लगा दी गई है। या फिर किसी एक इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा आज कि ये किसको दी जा सकती है, कहाँ कहाँ लागू हो सकती है। अब आते हैं सब सेक्शन 4 पे। ये देखिए एक्चुअली बड़ी बेरेट की लैंग्वेज ऐसी लिखी होती है कि एक आम आदमी के लिए तो पढ़ना, लीगल स्टूडेंट्स की तो बात अलग है, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता देता हूँ कि 2 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकता। अभी इसकी वैलिडिटी जो है ना, वैलिडिटी जो है 2 मंथ है। और अगर गवर्नमेंट को लगता है, स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये बहुत नेसेसरी है, क्यों कि प्रिवेंटिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी, राइट, एफरे, इन सब को बचाना, तो एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और स्टेट गवर्नमेंट इसको कब तक बढ़ा सकती है, 6 मंथ तक। और ये 6 मंथ कब से काउंट होंगे, जब से गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया तब से नहीं, तब से वो ऑर्डर आया है, फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। धारा 144 कितने समय के लिए लग सकती है? धारा 144 आपकी 2 महीने के लिए लग सकती है, और आपकी जो राज्य की सरकार है वो उसको 6 महीने तक बढ़ा सकती है। अब आते हैं सब सेक्शन 5, 6 और 7। ये रीड टुगेदर सब सेक्शन है सारे। ये कुछ नहीं कह रहा है, ये 5 और 6 दोनों बात करते हैं अल्ट्रेशन की, अल्ट्रेशन या फिर उसका ऑर्डर को रिसाइन कर देना। कोई भी मैजिस्ट्रेट 5 में मैजिस्ट्रेट करेगा और 6 में स्टेट गवर्नमेंट करेगा, सेम काम करेंगे। आइदर सुओ मोटू, सुओ मोटू होता है ऑन मोशन, अपने आप खुद से, उसे ही संज्ञान, खुद संज्ञान ले लेना, या फिर किसी एग्रीव्ड पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर रिसाइन कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं किसी भी आदेश को। या तो वो आदेश उसने खुद दिया हो, मान लो डीएम साहब ने दिया था, उसको भी डीएम साहब अल्टर भी कर सकते हैं, रिसाइन भी कर सकते हैं। या उनके कोई सबॉर्डिनेट थे, एसडीएम थे, या कोई अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट था, इन्होंने वो आदेश दे रखा था, उसको भी डीएम साहब यानी अपने जूनियर सबॉर्डिनेट के आदेश को भी अल्टर कर सकते हैं, रिसाइन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट भी सुओ मोटो या एप्लीकेशन पे ये सारे काम कर सकती है। अब इस बाकी सब लोग तो हैं ही, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं, तो सब स्टेट गवर्नमेंट के तो सबॉर्डिनेट ही हैं सारे। तो आपने देखा 5 में मैजिस्ट्रेट करेगा, 6 में स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और 7 जो कहता है
कि भाई ये 5 और 6 में जो एप्लीकेशन आई ना, 5 और 6 में, 5 में किसके पास आई, आपकी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास, और यहाँ पे आई स्टेट गवर्नमेंट के पास। इन दोनों में जो एप्लीकेशन आई हैं, दे शैल अफोर्ड एप्लीकेंट टू अपीयर। यहाँ पे क्या है कि भाई जब मैंने एप्लीकेशन दे दी कि जी ये गलत चल रहे हो, आप धारा 144 लगा रहे हो, तो तुरंत इन दोनों की ड्यूटी बनती है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी, कोई मुझे जल्दी से मौका दिया जाए उस एप्लीकेंट को कि या तो वो खुद से सेल्फ पर्सनल अपीयरेंस या फिर अपने वकील के द्वारा, अपने प्लीडर के द्वारा उनके सामने प्रेजेंट हो एंड शो दी कॉज कि क्यों गलत है, बताओ भाई आगे। और मैजिस्ट्रेट और स्टेट गवर्नमेंट अगर भाई उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं तुम्हारी एप्लीकेशन क्या है, रिजेक्टेड, पर रिजेक्टेड ऐसे नहीं होगी, दे मस्ट रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग, राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ तक टोटल 7 ही उपधाराएं हैं, इसमें 7 सब सेक्शंस हैं। आपने अब तक तो समझा कि धारा 144 होती क्या है। डीएम, एसडीएम या कोई दूसरा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशली एम्पावर कर रखा है, उनके आदेश पर ये लागू होती है। ये किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को भी दी जा सकती है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को भी दी जा सकती है जो किसी एरिया में रहते हो, या फिर पब्लिक के लिए जनरली भी दिया जा सकता है कि भाई यहाँ पे धारा 144 लग गई है। अब इसके साथ इम्पोर्टेंट है कुछ केस लॉज। आज केस लॉज को समझते हैं। सबसे पहला केस यहाँ पे है अनुराधा बशीर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। 2019 में रिट पेटिशन लगी। तो धारा 144 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी यहाँ पे की थी। इन इम्पोर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की, उनको आप पढ़िएगा। और ये मैं कहता हूँ ये रिट पेटिशन है, सिविल रिट पेटिशन 2019 की, तो इसको आप पढ़िए, बड़ा अच्छा रिट पेटिशन है। यहाँ पे सेक्शन 144 के लिए ये कहा था कि इट इज़ बीइंग रिमेडियल एज वेल एज प्रिवेंटिव, रेमेडी भी देती है और प्रिवेंशन भी देती है। कुछ हो गया तो उसको भी संभालती है और कुछ होने से रोकती भी है। इज एक्सरसाइजेबल नॉट ओनली वेयर देयर एग्जिस्ट प्रेजेंट डेंजर बट आल्सो व्हेन देयर इज एन एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर। जहाँ पे खतरा है वहीं नहीं, जहाँ खतरा होने के आसार हैं वहाँ पर भी। However, the danger contemplated should be in the nature of an emergency। अब मान लो कल किसी ने भारत बंद की घोषणा कर दी। अब भारत बंद होगा तो डर है कि दंगे हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, पब्लिक को नुकसान पहुंच सकता है। तो इमरजेंसी जब भी अगर डिक्लेयर करते हैं आप, तो वहाँ पे आप 144 लगा देंगे इमरजेंसी केसेस में। फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग ऑब्स्ट्रक्ट अनोयंस इंजरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड, इस चीज़ के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन क्या था यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्या कहा कोर्ट ने कि द पावर अंडर सेक्शन 144 कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सप्रेस लेजिटिमेट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और ग्रीवेंस ऑफ और एक्सरसाइज ऑफ एनी डेमोक्रेटिक राइट। लोकतांत्रिक अधिकारों का आप हनन नहीं कर सकते, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात कह सकते हैं। धारा 144 का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को दबा देंगे, ऐसे आप नहीं कर सकते। दूसरा केस है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया केस, 1969 का केस है, इसको जरूर पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ भी कोर्ट ने कहा था कि जो गवर्नमेंट है वो इसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पावर दे कैन नॉट मिसयूज दिस पावर गिवन टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन। अब बात आती है आपके माइंड में कि क्या ये जुडिशियल पावर है, कौन सी पावर, हम पावर तो कह रहे हैं, या फिर ये एडमिनिस्ट्रेटर पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। देखिए हालांकि जो आपके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है दो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, पहली बात तो ये है, लेकिन कोर्ट ने इसको गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1981 में बिल्कुल क्लियर कर दिया। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ये कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ना कि जुडिशियल पावर। यहाँ पे इस केस के अंदर ये बात कह दी गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 144। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक प्रेस कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट हमें करना चाहिए, कोई सजेशंस आपके, कोई आपके एडवाइस
आपका सहयोग प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।